नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा मानने से पूरे तरीके से स्वीकार क्यों नहीं कर रही। कई विधायक, पूर्व अध्यक्ष कहते तो हैं तेजस्वी चेहरा है, लेकिन प्रभारी नहीं कहते। वर्तमान अध्यक्ष सवाल टाल जाते हैं। आखिरकार सवाल यह उठता है कि क्या केंद्रीय कांग्रेस के नेता ने प्रभारी और वर्तमान पार्टी के अध्यक्ष को यह समझाया है कि आपको अभी तेजस्वी को चेहरे के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करना है। दूसरी तरफ कन्हैया पदयात्रा भी करते हैं, यह बात आप सबको पता है। पर सवाल यह है कि तेजस्वी को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी के बीच में चल क्या रहा है। और आपको हम यह भी बता दें कि तेजस्वी को लेकर के सिर्फ महागठबंधन के इन दो घटक दलों के ही बीच में ठीक नहीं चल रहा है, बात इतनी तक ही नहीं है। तेजस्वी को लेकर के आरजेडी परिवार में भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह हम आपको बता दें कि अब तेजस्वी यादव ने लगभग पार्टी को टेक ओवर कर लिया है, लेकिन मेरे सूत्र यह बताते हैं कि मीसा भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहती हैं। पिछले दिनों पटना पहुंची थी, वो घर जाने को तैयार नहीं थी। और लालू प्रसाद, जैसा कि कहा जाता है कि लालू प्रसाद खुद मना करके और किसी तरीके से घर ले गए। सवाल ये उठता है कि मीसा भारती भी पॉलिटिक्स में अपना स्टेक चाहती हैं और तेजस्वी यादव अब पार्टी में जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पार्टी के भीतर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से खफा हैं कि तेजस्वी उनकी सुनते हैं जिनका जनमानस में कोई पकड़ नहीं है, कार्यकर्ताओं में कोई पकड़ नहीं है, और इस वजह से पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी इसकी गुंजाइश बहुत कम है। जी हां, आज सुबह मैंने आरजेडी के कई नेताओं से बात की, उनका यही कहना था कि जमीन पर नेता दिखते नहीं है, उस तरह की यात्रा होती नहीं है, पटना से पॉलिटिक्स होती है। और ताजा उदाहरण यह दिया जाता है कि आप देख लीजिए छात्र संघ का चुनाव जो पटना यूनिवर्सिटी का हुआ, उसमें आरजेडी की भूमिका क्या रही। क्या वहां पर संजय यादव गए? क्या वहां पर मनोज झा पहुंचे? नहीं पहुंचे। जेएनयू गए। जेएनयू के पॉलिटिक्स से बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ऐसा कई लोग कह रहे थे। तो सवाल कई हैं कि आखिरकार तेजस्वी को लालू प्रसाद ने बहुत कुछ सौंप तो दिया है क्या, पर पार्टी के भीतर भी उनके नेतृत्व को लेकर के बहुत सवाल हैं, उनके पसंद को लेकर के बहुत सवाल हैं। और सवाल यह भी है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में चल क्या रहा है। गंभीर सवाल यह है क्योंकि एनडीए तो खुल करके कहती है नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद भीतर खाने क्या होगा पता नहीं। अभी थोड़ी देर पहले संजय झा, ललन सिंह अमित शाह से मिलने गए हैं और निश्चित तौर पर वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू का क्या रुख होगा ये बताने गए होंगे, इस बारे में बात करने गए होंगे। लेकिन महागठबंधन में क्या चल रहा है, लालू, तेजस्वी और कांग्रेस के बीच में क्या चल रहा है, वो हम आपको बताएंगे। पहले सुनिए कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष से जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब क्या देते हैं, फिर हम शुरू करेंगे चर्चा। देखिए, हम इंडिया गठबंधन के लोग बार बार कहूँगा इंटैक्ट हैं और हम लोग आने वाला समय जो होगा वर्तमान सरकार को बाहर करेंगे, मिलजुल करके इंटैक्ट होगा। तेजस्वी के सवाल पे कांग्रेस पार्टी क्यों चुप हो रही है? देखिए, ऐसा चुप के का सवाल है जब इंडिया गठबंधन से तो कोई बाहर है नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन कायम है। इंडिया गठबंधन तेजी से काम कर रहा है। इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। वर्तमान वाली सरकार नहीं आ रही है, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व का सरकार बनी। तो आपने सुना सवाल पूछा गया क्या और जवाब किस तरह का था। अब आप समझ लीजिए निश्चित तौर पर ये पहेली बन गया, अनसुलझा पहेली, जिसको सुलझाने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं जो कि प्रो आरजेडी माने जाते हैं। अखिलेश प्रसाद कह देते हैं कि अरे तेजस्वी के अलावा कौन होगा। विधायक भी कई कह देते हैं क्योंकि उनको जमीनी हकीकत पता है आरजेडी के बगैर कांग्रेस की क्या हैसियत है। लेकिन देख लीजिए प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, अल्लाह वरू क्या कह रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये चल क्या रहा है, इस बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे
कि ये जो पूरी पॉलिटिक्स है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि आरजेडी ये भी चाह रही है कि एक दलित, और वो भी रविदास समाज से, जिस समाज से राजेश राम आते हैं, कि वैसे ही समाज से आने वाले किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए। तो क्या आरजेडी भी अब कांग्रेस का काउंटर ढूंढने लगी है? एक तरफ मुस्लिम वोट को लेकर के लड़ाई, और दूसरा दलित में वो जाति जो आरजेडी की तरफ वोट करता है वो कहीं कांग्रेस की तरफ ना खिसक जाए, इसलिए आरजेडी एक ऐसे दलित नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का सोच रही है जो कांग्रेस की काट बन सके। आखिरकार क्या चल रहा है? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग, और हम आपको बताएंगे कि कैसे सब कुछ चल रहा है। हमारे साथ सरोज सिंह जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। हमारे साथ विनय कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सरोज जी, ये चल क्या रहा है? कुछ नेता कुछ कहते हैं, पर ऐसा लगता है कि उनको हाईकमान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। अल्लाह वरू बोले, प्रदेश अध्यक्ष बोले, तब तो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड माना जाएगा। देखिए पंकज भाई, कांग्रेस में अभी 2-3 फ्रंट पर पॉलिटिक्स चल रही है और सबका मकसद यही है कि कांग्रेस कैसे अपनी 70 सीटों को रिटेन करे, और वैसी 70 सीटें जिस पर जीत की संभावना ज्यादा हो। पटना वाली सीट कांग्रेस अब लेने नहीं जा रही। तो मोटे तौर पर जो भी प्रयास हो रहा है, चाहे वो कन्हैया की पदयात्रा से हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर हो रहा है, या फिर जो चीजें कांग्रेस में हो रही है, अभी आज से कल तक में हम आपको बताएं पंकज भाई, आज से लेकर मतलब 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अपने मैक्सिमम जिला अध्यक्ष को बिहार में बदलने जा रही है। उसकी सूची किसी भी घंटे आ सकती है। लगभग सारे जिला अध्यक्षों को कांग्रेस बदलने जा रही है। इसके अलावा प्रदेश कमेटी भी बहुत जल्द बिहार की बन रही है। उसमें तमाम सामाजिक जो समीकरण है उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और खासकर राहुल गांधी पर गौर करिए आप। राहुल गांधी की जो भी यात्रा बिहार में हुई है, और जो 7 तारीख को वो फिर आ रहे हैं बापू सभागार में, एक बड़ा कार्यक्रम राहुल गांधी का है नोनिया समाज को लेकर। अभी तक जो भी प्रोग्राम है अति पिछड़ों को, दलितों को एकजुट करने का है। मतलब जो वोट बैंक किसका है कांग्रेस की तरफ से, उस वोट बैंक को वापस लाना है। कभी पासी समाज की बैठक में, कभी नोनिया समाज के बैठक में, कभी और दूसरे समाज के बैठक में। लगातार राहुल गांधी का दौरा है। 7 तारीख को एक बार फिर पटना आ रहा है। वो कांग्रेस आरजेडी के सामने अपने आप को एक मजबूत प्लेयर के रूप में दिखाना चाहती है। लालू यादव क्या कहते हैं, आपके पास पहलवान कहाँ है, आप किसको लड़ाइएगा? 70 सीटें आप मांगते हैं, आपके पास पहलवान है ही नहीं। तो इस बार लालू यादव को कांग्रेस निराश नहीं करेगी। पहलवानों की लिस्ट के साथ वो सूची लालू प्रसाद के पास जाने वाली है। और एक चीज और आपको बताने मांगे, तेजस्वी यादव से जो निगोशिएट की वार्ता होगी, पहले कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी कि किसी कांग्रेस के बड़े नेता को भेजा जाएगा सीटों के तालमेल को लेकर बात करने के लिए। लेकिन अब कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। किसी बड़े नेता को वो तेजस्वी से निगोशिएट करने के लिए नहीं भेजेगी। सीटों की जो चर्चा होगी, लालू तो करेंगे नहीं, चर्चा करेगी तेजस्वी यादव और उनकी टीम। तो पहले था कि किसी बड़े नेता को भूपेश बघेल आ जाए या सुरजेवाला आ जाए, उस लेवल के नेता से बात होगी। अब उस लेवल के नेता से मामला हटा है, कोई बीच का नेता ही आके तेजस्वी यादव से निगोशिएट करेगा, क्योंकि उसके पास पूरी लिस्ट होगी, पूरे पहलवान के नाम होंगे और उनको बताया जाएगा कि ये सीट हमको देनी चाहिए। तो कांग्रेस पूरी गंभीरता से बिहार के चुनाव में है। और जहां तक आपका पहला सवाल था कि क्या तेजस्वी यादव को लेकर भी कुछ है, तो तेजस्वी यादव पर दबाव लगातार कांग्रेस बनाएगी कि हमको आप वो 70 मनवा पे सीटें दीजिए, हम आपको जो आपका स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से हम निगोशिएट करेंगे, अपनी सीटें लेंगे। 40 से 50 सीट जीतने का लक्ष्य है। उसके बाद फिर सीएम का फैसला होगा कि सीएम कौन होगा, अगर महागठबंधन सत्ता में आती है। नहीं, तो पर ये बताइए सरोज जी कि कांग्रेस के विधायक, जब यहाँ कांग्रेस की मीटिंग हुई तो जो विधायक चुनाव लड़ करके आते हैं वो सब तो चाहते हैं आरजेडी के साथ चुनाव लड़ें।
तो आखिरकार ये कांग्रेस रणनीति बना रही है वो किसके दम पे? इनके पहलवान तो आरजेडी के बगैर चुनाव लड़ना नहीं चाहते, इनके पहलवान आरजेडी के सामने पहले ही सरेंडर हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है अगर इस तरीके से 70 सीटें मांगती है और मेरी जानकारी में आरजेडी 50 से कम सीट देगी, तो क्या आपको यह लग रहा है कि ये दबाव कांग्रेस जो बनाने का प्रयास कर रही है उससे कहीं ये गठबंधन टूट जाएगा? क्योंकि आरजेडी कहेगी ये खेल मत खेलो, तुमको हम ज्यादा सीट दे करके तुमको ऐसे भी बड़ा बनने नहीं देंगे, क्योंकि अब तुम मुसलमान तुम्हारी तरफ जा सकता है, दलित जा सकता है, और अगर ये सब चले गए तो हम कहां रहेंगे? हमारी राजनीति का क्या होगा? एक चीज पंकज भाई, आप ही की बात को हम समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस का एक लाइन बहुत क्लियर है कि चुनाव उसको आरजेडी के साथ ही लड़ना है, टूटने वाली कोई बात नहीं है। मसला बस यही है कि हमको वैसी 70 सीटें चाहिए जहां पर हमकी जीत की संभावना ज्यादा है। आप वैसी सीटें हमको रिजेक्टेड सीटें नहीं दे सकते हैं जो 2020 के चुनाव में आपने दे दिया। और इसीलिए ग्राउंड के लेवल पर, संगठन के लेवल पर, कैंडिडेट के लेवल पर अपने आप को कांग्रेस मजबूत करने की कवायद में लगी हुई है। अगर सारे जिला अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, कमेटी बदली जा रही है, राहुल गांधी का लगातार दौरा हो रहा है, अति पिछड़ा वोट, दलित वोट पर फोकस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस हल्के रूप में आरजेडी के साथ नेगोशिएशन टेबल पर नहीं जाए, एक मजबूत दावेदार के तौर पर जाए जहां आरजेडी उसको इग्नोर ना कर सके। और दूसरी बात जो कांग्रेस के लोग कहते हैं, बड़े नेता, कि दूल्हा बनना है तेजस्वी यादव को, कांग्रेस का कोई आदमी दूल्हा नहीं बनेगा, दूल्हा तो बनना है तेजस्वी यादव को, तो कंप्रोमाइज तो तेजस्वी यादव को करना पड़ेगा। हम तो सहवाला है, हम तो डिप्टी सीएम मांग रहे हैं, हम तो सीएम मांग ही नहीं रहे हैं। जिसको दूल्हा बनना है वो देखेंगे उसको क्या करना है। नहीं, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ विनय कुमार जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनके पास भी चलना चाहेंगे। दूल्हा बनना है तेजस्वी यादव को, ये सच बात है, पर भाई तेजस्वी कितना सहबाला लेके जाएंगे ये तय तो तेजस्वी करेंगे ना। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम 50 से कम कांग्रेसियों को सहबाला बनाएंगे, और अगर कांग्रेसी अड़ गए कि नहीं 70 हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 2 आंकड़े हैं और उसको मैं रखना चाह रहा हूं। और ये मैं आज फिर ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा विनय जी, मैं इस पे प्रोग्राम कर चुका हूं कि कांग्रेस की नजर कहां है, 2 डिप्टी सीएम पद किस किस जाति से बनाना चाहती है कांग्रेस और क्या खेल करना चाहती है। पर सवाल यह है कि उस मीटिंग के बाद भी, जो यहां मीटिंग हुआ, लालू प्रसाद के इफ्तार पार्टी में लोग गए नहीं, उस मीटिंग के बाद भी क्या हुआ? कांग्रेस की भाषा एक नहीं हो रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह कुछ बोल रहे हैं, वैसे कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी में भी अखिलेश प्रसाद सिंह को जगह नहीं दिया, भाषा भी एक नहीं हो रही है। पर जो दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जिस तरीके से पॉस्चरिंग कर रही है, क्या कांग्रेस इस तरीके से आरजेडी के साथ अलायंस बरकरार रख पाएगी क्या? नहीं, देखिए बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति 2 ध्रुवीय राजनीति, या तो आप महागठबंधन में रहिए या आप एनडीए के गठबंधन में रहिए। तीसरा कोई विकल्प बिहार की राजनीति में इस समय दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रशांत किशोर नया कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नई राजनीतिक धारा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये प्रयोग अब कितना सफल होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा जब रिजल्ट आए। फिलहाल तो ये जो मजबूत धारा है वो महागठबंधन का और इंडिया गठबंधन जिसको आप कहते हैं, या फिर एनडीए का गठबंधन है। एनडीए के भी गठबंधन को अगर आप देखेंगे तो अमित शाह जी का सभा हुआ, अमित शाह जी ने तो कोई अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं अपनी सभा में। ये अलग बात है कि उनकी सभा में वो 10 बार से ज्यादा लालू प्रसाद यादव का उन्होंने नाम दिया। देखिए, गठबंधन की राजनीति में अमूमन यही होता है कि जो सबसे बड़े दल होते हैं उस दल का नेता ही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है। इसके अपवाद भी भारतीय राजनीति में कई बार हुआ है। 90 में भी आप देखेंगे जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय उनका दल बहुत छोटा था कांग्रेस की तुलना में।
जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने थे उनका भी दल जनता दल यूनाइटेड छोटा था इन दलों की तुलना में। तो अपवाद भी है, लेकिन अमूमन देखा है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो उनका दल छोटा था भारतीय जनता पार्टी की तुलना में। उनके कम विधायक थे नीतीश जी के जब पहली बार विधायक मुख्यमंत्री बने थे। तो ये अपवाद है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इसका ही हम भी कुछ न कुछ इस अपवाद का फायदा उठाएं, और मुझे लगता है कि एक मैसेज देना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि हम दलित को मजबूत कर रहे हैं, और खास करके बिहार में उसी के चलते उन्होंने एक प्रयोग किया है। अखिलेश प्रसाद सिंह का काम बहुत अच्छा चल रहा था। तमाम लोगों ने जो दिल्ली में मीटिंग हुई उसमें राहुल गांधी से लेके खड़गे जी से लेके तमाम लोगों ने अखिलेश प्रसाद सिंह के काम की प्रशंसा की, और अखिलेश प्रसाद सिंह अपनी इच्छा से उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा है। 2 साल से 2.5 साल लगभग 2.25 साल 2.5 साल वो अध्यक्ष रह ही गए थे। तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो राजनीति कर रही है पिछड़ों को दलितों को आगे लाने का, और कांग्रेस पार्टी का आधार वोट भी ये था कि पहले के अगर कांग्रेस नहीं, पर पार्टी को एक बात देखिएगा, बताइए दलित विनय जी एक बात बताइए, तारीफ की स्क्रीनिंग कमेटी में अखिलेश प्रसाद सिंह को जगह नहीं दिया, मतलब तो मैसेज तो बड़ा साफ है। ऐसे तो पार्टी में तारीफ किया ही जाता है, आपको हटा दिया जाता है और कहा जाता है इनका कार्यकाल अच्छा रहा, ये पार्टी के लिए एसेट रहे, ये सब तो राजनीति में बोला जाता है। पर स्क्रीनिंग कमेटी में मेंबर नहीं है। पहले लालू और कांग्रेस के बीच सेतु होते थे, अब ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है कि लग रहा है कि गठबंधन में उनका कोई से नहीं होगा। सवाल यह है कि कांग्रेस के अपने नेता ही उन पर शक कर रहे हैं, यह साफ प्रतीत हो रहा है। उनको यहां तक पता नहीं था कि कन्हैया पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। आपने सही कहा कि उनको पता नहीं था, इसीलिए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनसे इस्तीफा नहीं दिया गया पंकज जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उस समय भी उनका मानना था कि ये जो अभी उपयुक्त समय नहीं है। अभी होली है, ईद का महीना, रमजान का विनय महीना जी है, अभी ये सब तो लोग व्यस्त रहेंगे। ये तो हम लोग भी इस्तीफा दे देते हैं जब देखते हैं स्थिति ठीक नहीं है। अगर नहीं दिए तो मांग लिया जाएगा, तभी तो इस्तीफा देते हैं। तो जो आपकी है, बात सही है आपकी बात भी सही है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन इस्तीफा देने का भी करेज होना चाहिए। हम लोग तो अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि उनको बड़ा बेइज्जती करके निकाला जाता रहा है, चाहे को मीडिया में कहिए या अन्य जगह पर भी कहिए, या खिलाड़ी के रूप में भी देखिए। कई खिलाड़ी हो जाते हैं रिटायर, उनको जगह नहीं मिलती है तब भी अपने रिटायरमेंट की घोषणा नहीं करते, और कुछ खिलाड़ी होते हैं जब पीक पर रहते हैं तब अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर देते हैं। सुनील गावस्कर जैसे लोग अपने नहीं ठीक है पीक पर थे, विनय जी, वो हरभजन सिंह ने आज तक रिटायरमेंट की घोषणा नहीं नहीं की। वो तो कई नहीं, वो बात ठीक है। अरे एक इंसान में बहुत सारे मेरिट्स भी होते हैं, हम वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि हर जगह का जिला अध्यक्ष चेंज होगा, जैसा सरोज जी बोल रहे थे। एक मिनट, मैं ये सवाल एक मिनट हम कह रहे हैं पंकज जी, सबसे बड़ी बात है जब पार्टी का जो आला कमान है, पार्टी का आला कमान जिस रूप में पार्टी को जिस दल ले जाना चाहता था, तो उसमें अखिलेश सिंह रोड़ा नहीं बनना चाहते थे। अखिलेश सिंह की भी मान्यता यही थी कि अगर आप इस मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। मैं इससे आपकी बात को काट नहीं रहा, लेकिन इतना तय है कि पार्टी अब उनसे अलग लाइन लेना चाहती है, यह दिख रहा है। और यह दिख रहा है तो उसमें अखिलेश सिंह ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए बड़ा ही रिस्पेक्टफुली वो लाइन से हट गए। पर यह दिख रहा है स्क्रीनिंग कमेटी में उनका नहीं होना। सरोज जी, आप ही कह रहे हैं कि हर जिला अध्यक्ष को बदल दिया जाएगा, नई कमेटी बनाई जाएगी, उसमें से किसका होगा? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हर जिला अध्यक्ष को बदलने का मतलब क्या होगा? अब तुरंत इस समय चुनाव क्यों कराया जा रहा है? तो इससे एक मैसेज तो बड़ा साफ आ रहा है ना कि जो इनके लोग होंगे उनको बहुत सारे लोगों को दरकिनार भी किया जाएगा। सरोज जी, एकदम दरकिनार किया जाएगा। और एक चीज समझना चाहिए कि अखिलेश सिंह को हटाने की बात कोई रही नहीं है।
जब भक्तचरण दास यहाँ प्रभारी हुआ करते थे उस समय से ही था राजेश राम का नाम अध्यक्ष पद के लिए ले गए थे दिल्ली, वहां पर रिजेक्ट हो गया किसी कारणों से। तो कोई नई कवायद अखिलेश सिंह को हटाने की नहीं है। अखिलेश सिंह को हटाया गया और अब जो ये शगुफा दे रहा है कि हमको चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया जा रहा है बिहार में, उनके समर्थकों से बात करिएगा तो अखिलेश सिंह का मार्केट बनाए रखने के लिए एक नया शगुफा भी बिहार में पटना में चला हुआ है कि अखिलेश बाबू तो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हो रहा है, सारा टिकट तो अखिलेश सिंह ही बांटेंगे, राजेश राम क्या करेंगे, राजेश राम कुछ नहीं करेंगे, वो अध्यक्ष रहेंगे। तो इस तरह का नाटक नौटंकी अखिलेश बाबू का चलता रहता है, उसमें कोई जमत नहीं। लेकिन कितना बड़ा नुकसान किया कांग्रेस पार्टी का अखिलेश सिंह ने, ये का अगर निष्पक्ष आकलन करिएगा तो कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा अखिलेश सिंह, एकदम लालू यादव का बंधक बना के रख दिया और अपने ही लोगों को टिकट और अपने ही लोगों को एक कमेटी जो आदमी नहीं बना सका अपने इतने लंबे कार्यकाल में, उस अध्यक्ष की काबिलियत का क्या आप आकलन साफ साफ लगा सकते हैं। अब देखिए राजेश राम बने हैं, 48 घंटे के अंदर सारे जिला अध्यक्ष तय हो रहे हैं, नई कमेटी बन रही है एक हफ्ते के अंदर, तो पार्टी तब तो जीवन दिखेगी, कार्यकर्ताओं में तब तो जोश आएगा। नहीं वो आप सरोज जी, डॉक्टर संजय भी हमारे साथ आ गए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। पर सवाल यह है कि अखिलेश प्रसाद सिंह अब तक जो लाइन ले रहे थे वो वही लाइन ले रहे होंगे जो पार्टी हाईकमान चाह रहा होगा। पार्टी हाईकमान भी तो लालू प्रसाद के साथ मटन खा रहा था ना। तो जब पार्टी हाईकमान को सूट कर रहा था और लालू के साथ वो जाना पसंद कर रहे थे तो अखिलेश सिंह उसमें बहुत सुटेबल थे। अब अखिलेश सिंह की जो छवि बन गई है उससे अलग पार्टी हाईकमान को चलना है, इसलिए नए चेहरे की तलाश है। पर दूसरी बात, राजेश राम के लिए यह भी कहा जाता है कि अरे भाई कन्हैया को, अल्लाह वरू को राजेश राम ही चाहिए और कोई बर्दाश्त तो होगा नहीं, क्योंकि राजेश राम में गईयो हाँ बैलवो हाँ, वो उसमें भी चलते रहेंगे। इस तरह की बात, मैं अंदर की बात जो आपके सामने रख रहा हूं, बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं। अखिलेश सिंह उसमें सुटेबल नहीं होते और जिस लाइन पर लेकर के चलना है उसमें राजेश राम ही ठीक होते। पर इस सबसे अलग आरजेडी के तरफ से भी एक मूव की बात की जा रही है कि आरजेडी भी अपना प्रदेश अध्यक्ष रविदास समाज से ही बना रही है। तो ये लड़ाई कांग्रेस और आरजेडी में ही चलती जा रही है। डॉक्टर संजय एक दूसरे को ही काटने में लगे हुए हैं, तमाम वैसी लाइन ले रहे हैं। बाहर वाले से तो बाद में लड़ेंगे, पहले अंदर ही निपटने में लगे हुए। देखिए कांग्रेस अभी दो राहे पर खड़ी। एक गुट चाहती है कि बिहार में हम अकेले लड़े चुनाव या हमें सम्मानजनक सीटें मिले। एक गुट चाहती है कि नहीं, कांग्रेस जिस तरह से लालू प्रसाद जी के कंधे पर बैसाखी पर चलते रही है आगे भी वैसे ही करते रहे, भले हमारे हिस्से में 30 सीट आए, 40 सीट आए, 45 सीट आए, लेकिन लालू प्रसाद जी के प्रति निष्ठा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस पुराने कांग्रेसी और नए कांग्रेसी में बट गई है। पुराने कांग्रेसी जितने नेता थे अखिलेश सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, और जो अभी सरोज जी कह रहे थे बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि अखिलेश सिंह ने लालू प्रसाद जी के हिसाब से कांग्रेस को चलाना शुरू कर दिया था, जिस बात की नाराजगी पुराने कांग्रेसियों में थी। और यही कारण था, आज की घटना नहीं, पहले भी अखिलेश सिंह ने जब कुछ कमेटी का लिस्ट भेजा था तो वेणुगोपाल ने ये कह के रख लिया था कि अच्छा इस पर हम लोग विचार करेंगे, बात होगी इस पर। और फिर परसू करने की भी कोशिश की तो कोई नोटिस नहीं लिया गया, और फिर कृष्णा अल्लाह बरू को भेजा गया, फिर कन्हैया को उतारा गया, और फिर राजेश राम को अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई। ये सारे जो आ रहे थे घटनाक्रम, उस घटनाक्रम में अखिलेश सिंह थे, इस बात से इनकार, और आज भी वही कह रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, ये तेजस्वी ही नेतृत्व करेंगे, वही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। आखिर जब पार्टी आपकी कांग्रेस है तो क्या ये कांग्रेस का बयान है या अखिलेश सिंह का बयान है? अगर कांग्रेस का बयान है तो पवन खेड़ा तो पटने में थे, क्यों नहीं चले गए थे भाई इफ्तार पार्टी में? वो तो इफ्तार सिद्दीकी साहब के घर पर हो रहा था। राजेश राम क्यों नहीं चले गए थे? 10 मिनट के लिए ही चले जाते। तो कांग्रेस सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी दूरी बना करके रखना चाहती है,
चाहती है कि या तो सम्मानजनक समझौता हो और नहीं तो फिर हम अपनी शर्तों पर लड़ेंगे। वो इसके डॉक्टर संजय वो बात आप ठीक कह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि विनय जी इस बात का जवाब दें। विनय जी, क्या जरूरत है 70 सीट पर ही चुनाव लड़े? 41 सीट पे लड़के भी तो 27 सीट ला चुकी है ना कांग्रेस। अगर वैसा सीट उसको दिया जाए जिसमें आरजेडी भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि आरजेडी भी 50 से कम देना चाह रही है और कांग्रेस चाहती है हमको वो सीट दीजिए जिसमें जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो, हमें रिजेक्टेड सीट मत दीजिए। तो 2015 में 41 सीट पर लड़ी थी कांग्रेस, 27 पे जीती थी, उसका स्ट्राइक रेट बढ़िया था। क्या ऐसा मांग भी रख सकती है कांग्रेस, ऐसा आपको लगता है? ये पंकज जी, जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह आरजेडी के समर्थन में है, उनको ये सोचना चाहिए या ये उनको जानना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी कब से आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। सीताराम केसरी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उन्होंने ही कांग्रेस को एक तरह से आरजेडी के साथ लाने का काम किया और तब से लंबे समय से अगर आप देखिएगा कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी नेचुरल एलाइज है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार समता पार्टी बाद में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी नेचुरल एलाइज है। बीच में कुछ समय के लिए एक दो बार लालू नीतीश कुमार इधर से उधर गए 2 बार, उसी तरह से कांग्रेस भी एक आध बार ऐसा की है। 2010 के विधानसभा चुनाव में अकेले कांग्रेस लड़ने का काम की, 2009 के लोकसभा चुनाव में अकेले कांग्रेस लड़ने का काम की, लेकिन ज्यादातर अवसरों पर कांग्रेस पार्टी 99-2000 में भी राबड़ी देवी की सरकार को समर्थन कांग्रेस पार्टी करती रही। उस सरकार में मंत्री थे, उस समय अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस में नहीं हुआ करते थे। उस समय अखिलेश प्रसाद सिंह आरजेडी के थे, विधायक और मंत्री थे बिहार में राबड़ी देवी की सरकार में 2000 में। तो लोगों को ये जानना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है और उस रिश्ते का कारण है कि जब पार्लियामेंट में भी अटैक हो रहा था, प्रभुनाथ सिंह जैसे लोग आरोप लगा रहे थे सोनिया गांधी पर, तो डटकर मुकाबला करने का काम लालू प्रसाद यादव पार्लियामेंट में करते थे और जितना मुखर लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी के लिए हुआ करते थे, उतना कांग्रेस का भी कोई नेता मुखर नहीं होता था जब सोनिया गांधी पर विदेशी मूल का मुद्दा उठता था। तो कांग्रेस पार्टी का एक संबंध रहा है आरजेडी के साथ, नहीं और पर आज भी वो संबंध है। देखिए देखिए विनय जी, जो आप कह रहे हैं संबंध रहा है वो सारी बात ठीक है, पर इस संबंध में कांग्रेस अपनी आइडेंटिटी भी खो दी ना। एक बड़ा सवाल तो है। सवाल यह है कि 100 सीट का आंकड़ा पार करने के लिए स्ट्रगल कर रही कांग्रेस को बिहार और उत्तर प्रदेश में जिंदा तो होना पड़ेगा ना। अगर यहां पर उसका जनाधार नहीं लौटेगा तो आप साउथ के भरोसे तो पॉलिटिक्स कर नहीं सकते। और यही बड़ी वजह है कि चाहे कन्हैया हो, चाहे संदीप सिंह हो, ऐसे जो भी लोग इन दिनों राहुल प्रियंका के एडवाइजर हैं, वो कह रहे हैं कि अब हमें अलग लाइन लेकर के चलना पड़ेगा। पंकज जी, जो लोग कहते हैं ना कमेटी नहीं बना पाए अखिलेश सिंह, कमेटी बनाने का फैसला कौन करता? आला कमान। ये आला कमान हरियाणा में भी तो कांग्रेस पार्टी कमेटी नहीं बना पाई। नहीं ठीक है, तो इसका पार्टी आज भी नहीं, एक मिनट पंकज जी, आज भी भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है। पिछले 2 साल से जेपी नड्डा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का आप संविधान उठा के देखिए तो उसका कार्यकाल निर्धारित है कि 3 साल का अध्यक्ष का कार्यकाल। तो उसके बावजूद भी पार्टी में इस तरह की बातें होती रहती है। पार्टी के लिए कोई नई बात है। पार्टी में पहले भी लोग जो अध्यक्ष बने वो कमेटी नहीं बना पाए थे। मुझे लगता है कि जो आला कमान है और जो यहाँ के प्रभारी हैं, ठीक है, अखिलेश सिंह काम नहीं कर रहे थे तो जो और कांग्रेस के जो नेता, बड़े नेता नहीं, मुझे लग रहा है देखिए बात वो नहीं है। बात ये है कि अगर आला कमान भी ये आजादी नहीं दे रहा था या नहीं कर रहा था तो आला कमान भी पंगु बनाए हुए था ना। तो फुल फ्लेजेड अध्यक्ष तो नहीं कहेंगे ना, फुल फ्लेजेड अध्यक्ष भी नहीं कहेंगे। सवाल ये है कि आप यानी आला कमान चाह रहा था लालू जी के पीछे घूमते रहिए और ये घूम रहे थे, उसमें बेहतर काम कर रहे थे जो आला कमान चाह रहा था विनय जी। और यही बात तो हम कह रहे हैं
कि उनका रोल जब आला आप- कमान जो देख रहा था उसमें फिट थे, अब आला कमान नहीं देख रहा है तो ये अपना अलग हो गए। यही राजनीति है और आला कमान इसी तरीके से प्यादा बिठाता है, हटाता है, सटाता है, घुमाता है। यही आला कमान हर जगह करता है। नहीं हाँ, पंकज जी, सबसे बड़ी बात है, आज भी अखिलेश सिंह कहते हैं कि हम आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तमाम नहीं, पार्टी मैं के मैं नेता मैं कह रहे मैं हैं तो- मैं इसी सवाल पे आ रहा हूं। यहां पर जो मीटिंग हुआ सरोज जी, जो ज्यादातर लोग जो चुनाव लड़ते हैं वो इसी पक्ष में थे कि हमें आरजेडी के साथ ही चुनाव लड़ना है। और आपको बताएं, विधानसभा के बाहर अजीत शर्मा के बोल कुछ और थे, मुन्ना तिवारी के बोल बिल्कुल साफ थे कि हो तो गया है साहब कि तेजस्वी चेहरा होंगे। तो सवाल उठता है, अखिलेश सिंह कुछ कह रहे थे, अल्लावरू कुछ कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। तो एक बात तो बहुत साफ समझ में आ रहा है, अगर अल्लावरू कह रहे हैं, कन्हैया पद यात्रा कर रहे हैं, तो कांग्रेस का हाईकमान अब एक अलग लाइन खींचने की तैयारी तो कर रहा है। क्योंकि कई बार आप दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, पर ये अगर काउंटर दबाव हो गया तो सब कुछ आपके बस में तो नहीं होता ना। सवाल ये है, आप दबाव बना रहे हैं और पलट के कह दिया जाए कि नहीं हम 40 से ज्यादा नहीं देंगे और हम ही तय करेंगे आपको कौन सा देंगे, तो आपके पास विकल्प क्या रह जाएगा? वही रहेगा, या तो साथ आइए या नहीं तो भाई अलग देख लीजिए क्या करना है। और दूसरी बड़ी बात कि आरजेडी भी अब रविदास समाज से ही अध्यक्ष बनाने में लगी हुई है। रत्ने सदा का नाम चल रहा है, सरोज जी आप बेहतर बताइएगा। तो एक तरफ उधर राजेश राम, इधर रत्ने सदा या जो एक रविदास समाज से ही है उनका नाम चल रहा है। सवाल उठता है कि क्या आपस में ही ये लोग भिड़ रहे हैं? क्या एक दूसरे के वोट बैंक पे ही इन लोगों की नजर है? क्या एनडीए के वोट बैंक को बाद में लें, उससे पहले हमारा ही वोट हमारी तरफ रहे, कांग्रेस की तरफ ना चला जाए, उसकी काट में ही लग गए क्या ये लोग? देखिए, सिर्फ वो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं रत्न सदा तो जेडीयू में है, शिवचंद्र राम के हाँ, नाम की शिवचंद्र चर्चा राम, है। सॉरी, रत्ने सदा मैंने बोला, बिल्कुल। शिवचंद्र नाम की चर्चा आरजेडी में चल रही है। हाँ। तेजस्वी यादव के बहुत भरोसे के लोग हैं वो लोग, तो उनके नाम की चर्चा है। लेकिन एक चीज कांग्रेस के आला कमान और कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता है उनके दिमाग में एक चीज अब स्टेब्लिश कर चुकी है कि अगर लास्ट मोमेंट तक आप सरेंडर नहीं करते हैं आरजेडी के सामने, लास्ट मोमेंट तक, अंतिम बॉल तक अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो आरजेडी को आपकी शर्तें माननी ही पड़ेगी। उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो आपका को साथ देगी, बशर्ते आपको अंतिम गेंद तक खेलना पड़ेगा। अगर आप बीच में ही आप सरेंडर कर जाएंगे तब तो मोनोपोली हो जाएगी आरजेडी की। इसलिए अंतिम गेंद तक खेलना है। नेगोशिएशन में ये स्ट्रेटजी हम आपको बता रहे हैं, पटना में भी है और दिल्ली में भी है, इसी की पूरी तैयारी है। आप ठीक कहते हैं कि हर चीज हाथ में होता नहीं है, हो सकता है बात उसमें बिगड़ भी जाए, तो उसका भी अल्टरनेटिव है, वो उसके लिए भी प्लान बी में कांग्रेस है। लेकिन पहला लक्ष्य यही है कि आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, बेहतर 70 सीटें लेनी है और आरजेडी की सारी शर्तों को नहीं मानना है, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करना है, चुनाव के बाद वो चेहरा घोषित होगा। इसी सब फंडामेंटल रूल्स पे कांग्रेस बिहार में फिलहाल काम कर रही है, अपने संगठन को भी मजबूत कर रही है, कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ा रही है। राहुल गांधी 7 को आ रहे हैं, हर एक महीने आने का उनका कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी का भी कार्यक्रम बिहार के लिए बन रहा है। पूरा फोकस कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मुझे बताया कि कांग्रेस इस बार इतनी सीरियसली चुनाव में लड़ रही है जिसकी कल्पना भी आप लोग नहीं कर सकते हैं, इतनी गंभीरता से 25 के चुनाव को ले रही है। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे पंकज भाई, कि कांग्रेस के जो बड़े रणनीतिकार हैं जो दिल्ली बैठते हैं, उन्होंने राहुल गांधी को ये कन्विंस कर दिया कि साउथ इंडिया में आपको जितना जाना था आप चले जा चुके, अब आपको घटना है साउथ इंडिया में। अगर आपको 100 का आंकड़ा पार करना है या 29 में कोई सरकार बनानी है अल्टरनेटिव, तो आपको हिंदी बेल्ट में बढ़ना पड़ेगा, आपको बिहार में बढ़ना पड़ेगा, आपको यूपी में बढ़ना पड़ेगा, आपको बंगाल में बढ़ना पड़ेगा, उड़ीसा में बढ़ना पड़ेगा। आप साउथ इंडिया के भरोसे आप राजनीति नहीं कर सकते, फिर तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, फिर उसमें बचेगा क्या?
तो वो बचेगा क्या? बिल्कुल आप ये बात जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर दोनों एक ही जाति से डॉक्टर संजय अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बनाते हैं तो ये क्या इशारा करेगा? अगर शिवचंद्र राम आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हों, राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों, तो भाई ये कहा जाएगा ना कि दोनों एकदम रविदास समाज पे ही नजर गड़ाए हुए हैं। पासवान पे कम भरोसा होगा, मांझी पे कम भरोसा होगा, क्योंकि उनके दो बड़े नेता केंद्र में पहले से मंत्री हैं, वो एनडीए का हिस्सा माना जाता है। नहीं, देखिए, एक समीकरण इन्होंने बताया है कि 14% यादव हैं, 18% मुस्लिम है और 5 पॉइंट कुछ परसेंट रविदास है। तो ये 18, 14, 32 और 5 37, 37.5 का आंकड़ा ये बताते हैं कि वो एक वोट जैसे ही एक मुश्त होगा तो हम बेहतर करके दिखाएंगे। देखिए, वो रविदास, चूंकि आपने देखा कि पहली बार जगलाल चौधरी जी के ये में आते हैं, राजेश राम को ये बनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष, फिर 7 अप्रैल को संविधान संरक्षण के नाम पर आ रहे हैं, ये दशरथ मांझी के बेटे को ये कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो दाव चल रही है, बीजेपी तो आरजेडी भी इस बात को समझते हुए भी कि रविदास वहां है, रविदास अध्यक्ष इसलिए नहीं आरजेडी बना रही है कि उनको इसमें ई फॉर बट है कि रविदास का वोट पूरी तरह से कांग्रेस में शिफ्ट कर गया है। वो इसलिए बना रहे हैं कि शिवचंद्र राम तेजस्वी के काफी भरोसेमंद है, और पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो अपने खुद बन जाते हैं लोग, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो किनको बनाती है वो पार्टियां, आपको भी पता है, पैनल में बैठे सारे लोगों को पता है। तो शिवचंद्र राम पर भरोसा है कि ये कोई बहुत इफ बट नहीं करेंगे और एक मैसेज भी चला जाएगा पूरे दलित समाज में। ठीक, आपने कहा कि पासवान समाज पर तो भरोसा कर नहीं सकते, वो चाहे वो रामविलास पासवान जी का कालखंड हो या अभी तेजस्वी जी का कालखंड हो, सॉरी चिराग का, वो वोट को ट्रांसफर करा लेते हैं। मांझी जी नेता हैं, रत्नेश सदा अगर मुसहर समाज के हैं तो वो भी जेडीयू में ही हैं, तो वो सारे लोग एनडीए के साथ हैं, तो इसीलिए चुना गया है। अब रह गई बात कि मुस्लिम और दलित, इसकी बात कांग्रेस भी कर रही है, मुस्लिम और दलित के वोट को जोड़ने की कोशिश आरजेडी भी कर रही है, ज्यादा वोट को तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। तो हम समझते हैं अभी चाहे जितना खींचतान हो, जितनी पद यात्रा ये कर लें, चुनाव ये मिलकर के ही लड़ेंगे। ये जितना भी पोस्चरिंग हो जाए, जितनी भी तरह के हो जाए। और मैं एक चीज और बता देता हूं, हो सकता है कि जो मेरी अनुमान है वो पूरी तरह से गलत साबित हो, कि समझौता भी आरजेडी की शर्तों पर ही हो। ये कांग्रेस शर्तों पर समझौता नहीं होने जा रहा है, आरजेडी के, क्योंकि वही तो हमने बताया कि आरजेडी ने भी प्लान ए और प्लान बी तैयार कर रखा है। बात यह भी दिलचस्प है विनय जी कि आरजेडी ने भी प्लान ए और प्लान बी तैयार कर रखा है कि कांग्रेस के बगैर भी हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। ये आरजेडी की भी तैयारी है, लेकिन क्या उसके लिए ये फलीभूत होगा? और कल से जो राजनीतिक गर्माहट बढ़ेगी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, और उसके बाद जो बीजेपी समर्थित और उनके विरोधी दलों में जिस तरीके से गोलबंदी होगा, तो कितना बड़ा असर आप बिहार की राजनीति पर देख रहे हैं। और दूसरी तरफ एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि तेजस्वी को, ठीक है, सीटों की चाहत में कांग्रेस नहीं मान रही है कि भाई अंतिम बॉल तक दबाव बनाए रखना है, सरोज जी कह रहे हैं, पर एक सच ये भी है कि मीसा भारती भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहती हैं। पिछले दिनों आई थी, नाराज थी काफी, ये भी एक बड़ा मुद्दा अंदर अंदर गर्म होता रहता है। तीसरी बड़ी बात यह भी कही जाती है कि तेजस्वी के आसपास मनोज झा और संजय यादव हैं, तो कई सारे लोग इस बात को लेकर के भी चिंतित हैं कि पार्टी उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। जो लॉयल कार्यकर्ता हैं वो नेग्लेक्टेड फील करते हैं। अभी छात्र संघ का चुनाव पटना में हुआ और आरजेडी के बड़े नेताओं का स्टैंड देख करके लोग हैरान हैं, जबकि ये लोग जेएनयू जा रहे थे और उस पर काफी विवाद हो रहा है कि जेएनयू की पॉलिटिक्स का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। ये जो सीट वाली बात हो रही थी, विधानसभा लोकसभा चुनाव को अगर देखेंगे,
उस समय भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस को 4 से 5 सीटें से मिलेंगी, उससे ज्यादा सीट कांग्रेस को नहीं। लेकिन उस समय भी अखिलेश प्रसाद सिंह 5 सीट के जगह पर 9 सीट, जो पुरानी सीट थी, जो 14 में मिली थी कांग्रेस को या 19 में, उतना 9 सीट लेने में कांग्रेस पार्टी सफल हुई थी। और 3 लोकसभा सदस्य जीतने में भी कांग्रेस पार्टी सफल रही। 1 से 3 में कांग्रेस का बढ़ोतरी हुआ जब अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष थे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि बप के बाद मामला बदलेगा, निश्चित रूप से मामला बदलेगा, क्योंकि उसके बाद एक पोलराइजेशन होगा वोटों का, बिहार में भी पोलराइजेशन होगा और देश स्तर पर होगा। और तीसरी बात जो आप कह रहे हैं मीसा भारती का, तो मीसा भारती हो सकता है कि स्ट्रेटेजी के तहत मीसा भारती का नाम भी चल रहा हो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का, क्योंकि जो 29 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 33% सीटें महिलाओं के लिए होगा, 33% महिला पहली बार लोकसभा में जीत कर आएंगी क्योंकि उनके लिए आरक्षित। तो मुझे लगता है कि चूंकि मीसा भारती एक पढ़ी लिखी महिला हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं और लंबे समय से राजनीति में हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में रही, लोकसभा में है, तो राष्ट्रीय स्तर के नेता की जो होनी चाहिए शर्त, उसको पूरा करते हैं। और तेजस्वी यादव, चूंकि उनको तो बिहार की राजनीति करना है, बिहार की राजनीति में रहना है, बिहार में मुख्यमंत्री बनना है, तो वो बिहार की राजनीति करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाने के लिए, और चूंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने वाला है 2029 में, तो एक महिला फिगर के रूप में मीसा भारती को बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है अगर ये काम आरजेडी अगर करती है, मीसा भारती को बनाने का काम करती है, तो एक अच्छी रणनीति हम मानते हैं इसको। आप उसको अच्छी रणनीति मानते हैं, पर सरोज जी ये बताइए, आपको लगता है कि तेजस्वी तैयार हो जाएंगे मीसा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने के लिए? जहां तक मेरी जानकारी है, तेजस्वी बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, पर सवाल उठता है जब तक लालू प्रसाद हैं सबको बांध करके रख रहे हैं, पर ये एक बड़ी लड़ाई परिवार के भीतर भी है कि किसको क्या मिलेगा, और ये बार बार उभरता भी रहता है। देखिए, एक चीज पंकज जी सब लोग जानते हैं, बिहार के एक एक लोग जानते हैं कि जो आरजेडी है उसमें वोट लालू प्रसाद के नाम पर ही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर है, भले कुछ करे ना करे, लेकिन एक सिंबॉलिक है कि भाई पार्टी के वो हेड, और जो वोट मिलता है राष्ट्रीय जनता दल को, या हम लोग जानते हैं वो लालू प्रसाद के नाम पर ही मिलता है। तेजस्वी यादव और मीसा भारती के नाम पर वोट नहीं है, लालू प्रसाद के नाम पर। इसलिए जो हमारी समझ है, लालू प्रसाद जब तक है, जब तक वो चाहेंगे अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष रखेंगे, और यही स्ट्रेटजी चाहते हैं तेजस्वी यादव भी कि लालू प्रसाद ही अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कोई फेरबदल नहीं हो, क्योंकि लालू के नाम पर वोट है, और वो हटेंगे तो स्वाभाविक है आरजेडी का वोट भी घटेगा, जिसका नुकसान तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में भी होगा और फिर आगे के लोकसभा चुनाव में भी होगा। इसीलिए हमको नहीं लगता है कि लालू के रहते कोई उनको रिप्लेस करेगा। चलिए एक चीज आप ये भी बता दीजिए कि पप्पू को लेकर के कांग्रेस क्या रणनीति बनाने जा रही है? पप्पू को लेकर जो बात होती है इनर सर्कल में, ये होती है कि पप्पू को यूज करना है, पप्पू को अंदर नहीं करना है। बस यही स्ट्रेटजी है। आपको हमें भीतर की बात बता दिए, जितना उनका यूज हो सकता है सीमांचल में करिए, जहां यूज हो सकता है करिए, लेकिन पार्टी फोरम में, पार्टी मंच पर बहुत ज्यादा उनको तवज्जो मिलने वाली नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया जाएगा या कुछ कर लिया जाएगा, हाँ उनका यूज किया जाएगा, यूज एंड थ्रो वाली स्थिति है पप्पू यादव। तो मतलब आपको जी हाँ बोलिए बोलिए। ये बहुत ही अंदरूनी सोच से हम आपको बता रहे हैं कि पप्पू को लेकर बिहार कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस क्या सोच रही है। नहीं, ये मुझे भी पता है, इसलिए मैंने एक दिन प्रोग्राम भी किया था, आपको याद होगा डॉक्टर संजय, कि खुद पप्पू यादव ने कहा था कि अरे भाई कन्हैया को लालू प्रसाद पसंद नहीं करते हैं, तो आप पदयात्रा करा रहे हैं ना कन्हैया से, तो आप हमको क्यों नहीं ले रहे? और 9 महीने से मेरी बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं हुई। तो क्या अब इस तरीके से अगर कांग्रेस उनके साथ पेश आती है, तो पप्पू यादव क्या विधानसभा चुनाव तक इसी तरह का स्टैंड बनाए रखेंगे? मेरी जानकारी में अब उनके भीतर बहुत सुगबुगाहट है कि फिर से अपना पार्टी रिवाइव किया जाए। नहीं, ठीक है, वो पार्टी रिवाइव कर लें, लेकिन
जिस समय वो कांग्रेस में बजाबते शामिल हुए थे, अपने पूरे जनाधिकार पार्टी को कांग्रेस में शामिल करा दिया था। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी से उनकी मुलाकातें हुई थी, जिसकी तस्वीर विजुअल में सब लोगों ने देखा था। क्या इसके बाद भी कांग्रेस हिम्मत जुटा पाई पूर्णिया में कि उनको अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दे कि पप्पू यादव कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार हैं? लालू प्रसाद जी भी नहीं पसंद करते हैं पप्पू जी को, और पप्पू यादव को कांग्रेस भी समझती है कि फिर जैसे ही ये कांग्रेस के अंदर आएंगे, फिर ये अपनी मनमानी और अपने तरीके से ये शुरू कर देंगे। इसलिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के अंदर तो इनको नहीं करेगी। हाँ, पप्पू यादव अगर पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं, पार्टी के लिए ये कैंपेनिंग करते हैं, पार्टी के लिए एक दावा करते हैं कि सीमांचल में हम कांग्रेस को एक एक सीट जिता देंगे, तो पार्टी को ये सुनने में क्या बुरा लगेगा क्या? लेकिन पार्टी बहुत भरोसा पप्पू यादव पर नहीं कर रही है। अब ये पप्पू यादव को तय करना है कि जब कांग्रेस हमको भाव नहीं दे रही है, कांग्रेस को जगह नहीं दे रही है, तो फिर हमारे लिए विकल्प क्या है? फिर अलग पार्टी बना करके बिहार में लड़े या किसी के साथ खड़े रहें? ये तो पप्पू यादव को तय करना है। कांग्रेस को जो तय करना था कांग्रेस ने तय कर लिया। अगर उनको एंट्री देनी होती तो कांग्रेस एंट्री दे देती। अभी तक एंट्री नहीं मिली। आगे भी मैं समझता हूं कि जो कांग्रेसी हैं वो नहीं चाहते हैं पप्पू यादव की एंट्री। चलिए, कांग्रेसी नहीं चाहते हैं, पर कब तक विनय जी इंतजार करेंगे पप्पू यादव? जिस तरीके से पप्पू यादव में आकुलाहट है, क्या आप देख रहे हैं फिर से अपनी पार्टी रिवाइव कर लेंगे पप्पू? देखिए, पार्टी तो कोई भी व्यक्ति बना सकता है, उसमें कहीं कोई रोक नहीं। संविधान में सबको अधिकार है कि अपनी पार्टी बना सकते हैं, मताधिकार का हर व्यक्ति को अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है बिहार की राजनीति में बहुत स्कोप नहीं बचता है। आप किसके साथ, जब आपको अगर इंडिया गठबंधन में नहीं रहना है या एनडीए गठबंधन में नहीं रहना है, तो एक तो पीके का, तो पीके जो है उनकी तो अपनी एक अलग विचारधारा है, वो एक अलग ढंग की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। अब उनके बताने, समझाने और जगाने पर कितना लोग जगते हैं ये देखना पड़ेगा चुनाव में। तो उनके साथ तो पप्पू यादव जा नहीं सकते। तो बहुत मुझे स्कोप दिखाई नहीं पड़ता है। और चूंकि पप्पू यादव की पत्नी भी कांग्रेस की सदस्य हैं, कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य हैं, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में गई हैं, तो मुझे लगता है कि पीछे पीछे रहकर कांग्रेस को ही, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आप पार्टी का सदस्य बन के ही कांग्रेस की सेवा कर सकते हैं। देश में बहुत सारे लोग हैं जो वोट देते हैं विनय जी। सेवा कौन करना चाहता है? मेवा पहले चाहता है ना। आप मुफ्त का सेवा कब तक करवाइएगा? नहीं भाई, उनकी पत्नी को तो राज्यसभा मिला हुआ है, तो आप को एक जगह तो दे दिया गया। नहीं तो अगर इतने संतुष्ट पप्पू यादव होते फिर दिक्कत क्या होती? उनकी संतुष्टि के बारे में ही तो सबको पता है ना कि उनको अभी ये मिला तो आगे वो चाहिए। पंकज जी, एक चीज कहता है कि कहावत है कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकता है। तो यहाँ बिहार में यादवों के सबसे बड़े नेता आज की तारीख में लालू जी, बिल्कुल तो यही मैं, लेकिन आज की तारीख में तेजस्वी यादव नेता है। और सारी उम्मीद लोगों को, जो ये महागठबंधन के तमाम लोग हैं, उनकी उम्मीद तेजस्वी यादव पर टिकी हुई है। और इसलिए अखिलेश सिंह बार बार तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं कि तेजस्वी ही नेता है, क्योंकि तेजस्वी ही परिवर्तन कर सकते हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं तब, वैसे तो उधर सदाबहार गठबंधन नीतीश जी का है ही। तो ये गठबंधन में तेजस्वी ही सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़े चेहरा है लालू जी के बाद। तो आप प्रशांत किशोर को अकेले चुनाव लड़ते देख रहे हैं क्या, या उनको भी कोई एलाइज मिल जाएगा चुनाव से पहले? नहीं, देखिए, छोटे छोटे दल हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का दूसरा काम है। और मुझे लगता है कि जिस दिल्ली में आप फेल किया, उसके कारण प्रशांत किशोर की राजनीति पर थोड़ा कहीं नहीं कहीं जरूर ग्रहण लगा है। क्योंकि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो दिल्ली में शुरू हुआ था, उसका क्या फलाफल हुआ ये हम लोग देख चुके हैं। जो लोग जिस तरह की बात करते थे और किस तरह से महल में रहने लगे, कभी कहते थे गाड़ी लेके हम नहीं जाएंगे, कभी कोई बड़ा मकान नहीं लेंगे, वैसे लोग किस तरह से बदले।
तो मुझे लगा, और अपने सहयोगी लोगों को भी, जिस तरह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने, केजरीवाल ने छोड़ा, कुमार विश्वास को छोड़ा, और यानी जो ठीक है। उनके सहयोगी लोग थे सरोज जी, उनको छोड़ा। सरोज तो मुझे जी, लगता है कि इससे सरोज जी, आपको भी लग रहा है प्रशांत किशोर के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाएगी, अकेले ही लड़ेंगे, या आप देख पा रहे हैं कि अगर कांग्रेस महागठबंधन में नहीं रह पाती है इस पॉस्चरिंग की वजह से, तो कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर को अलायंस करने में दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि वो तो कहते हैं लालू और नीतीश पिछले 35 साल से हैं, भाजपा भी गुनहगार है, लेकिन कांग्रेस को भी गुनहगार बताते हैं। तो क्या आप ये कोई अलायंस की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं क्या? नहीं, एक लाइन तो प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी की पहली लाइन तो यही है कि भाई कांग्रेस प्रशांत किशोर और चिराग को मिलकर कोई एक अलायंस बिहार में बनाए, हर फंड बनाएंगे। लेकिन उसकी संभावना दिनों दिन कम हो रही है। ना चिराग एनडीए छोड़ने के मूड में फिलहाल है, और ना दूसरी चीजें हो रही है। कांग्रेस तो मजबूती से अपना आरजेडी के साथ ही, प्रशांत किशोर की जो स्ट्रेटजी थी कि हम तीनों मिलकर एक अल्टरनेटिव बिहार में देंगे, और उसमें आज तो लेकिन राजेश वर्मा बोल दिए कि वक्फ बोर्ड में हम समर्थन करेंगे, वक्फ बोर्ड विधेयक में हम समर्थन करेंगे। राजेश वर्मा जो खगड़िया के सांसद है एलजेपी की, किसको उनका समर्थन बयान आया। करेंगे? वक्फ बिल का समर्थन करेंगे। हाँ, ठीक है। वक्फ बिल, ठीक है, बिल तो सरकार लाती है ना, सरकार, पंकज जी, बिल सरकार लाती है तो उस बिल का समर्थन करेंगे, समर्थन करेंगे, बिल्कुल। तो वही चीज है। वो तो अभी संजय झा, आपने ही बताया कि संजय झा और ललन सिंह गए अमित शाह से मिलने, तो जेडीयू भी समर्थन कर रही है वक्फ संशोधन बिल का, पॉलिटिक्स उसके बाद जो हो। लेकिन आप प्रशांत किशोर की बात हो रही थी, तो प्रशांत किशोर की पहली लाइन यही थी कि मिला के हम लोग एक थर्ड फंड बनाएंगे। उसकी संभावना धीरे धीरे धूमिल हो रही है। तो स्वाभाविक है कि प्रशांत किशोर अपने बलबूते ही लड़ेंगे, और जो हमारी राय है कि वो 25 का चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो 30 की तैयारी में है, और 30 की ही तैयारी करेंगे। 25 एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म उनका, असली लड़ाई वो 30 की लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। क्या आप सहमत हैं डॉक्टर संजय? बिल्कुल, लग तो वही रहा है कि 25 में जो धार है, चूंकि एक उनको लग रहा था कि 40 मुस्लिम उम्मीदवार देंगे, मुसलमानों को अपने तरफ हम उनके ओरिएंटेशन को ले आएंगे, लेकिन मुस्लिम पूरी तरह से पोलराइज्ड है आरजेडी कांग्रेस के साथ, वो प्रशांत किशोर के साथ नहीं जा रहे हैं। और कोई ऐसा वोट बैंक दिख नहीं रहा है प्रशांत किशोर का जिसमें लग रहा है कि 25 में कोई एक ट्रायंगल बना देंगे या चौथा कोण बना देंगे, वैसा कुछ लग नहीं रहा है। तो माना तो यही जा सकता है ना कि वो 25 को ना देख करके वो 30 की तैयारी में लग गए हैं, चलो 5 साल और हमको संघर्ष करनी होगी। क्योंकि मैं देखता था सोशल मीडिया, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी पदयात्रा, उनके लोगों के भाषण, उस तरह की जो धार थी वो धार ठंडी पड़ती हुई दिख रही है। तो इससे तो लग ही रहा ना, हाँ लड़ाने के लिए वो 243 पर उम्मीदवार लड़ाए वो अलग बात, चलिए, लेकिन कोई मजबूत स्थिति उनकी दिख नहीं रही है, इसलिए लगता है कि वो 30 के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। चलिए, यही तो सवाल है, और सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि प्रशांत किशोर बिहार की पॉलिटिक्स पर कितना प्रभाव डालेंगे। ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रशांत किशोर का असर गठबंधन की राजनीति को लेकर के फीका पड़ता दिख रहा है, गठबंधन की राजनीति को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि महागठबंधन में ही तेजस्वी को लेकर के कांग्रेस हाँ क्यों नहीं भर रही है, ये भी एक सवाल उठ रहा है। और दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि अगर इसी तरीके से रस्साकसी चलता रहा तो क्या जो एनडीए के पक्ष में मजबूत जातीय समीकरण है उसके सामने महागठबंधन लड़ाई लड़ पाएगा क्या, ये भी एक बड़ा गंभीर सवाल है। और बिहार की बात में सरोज सिंह जी, विनय कुमार जी, डॉक्टर संजय कुमार शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।